हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जापान टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। क्योंकि जापान जो है 2 ढाई साल से बंद था टूरिज्म के लिए, बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन अब वो ओपन हो चुका है। तो जो भी जापान जाना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट विद 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में एंड 2 पेजेस ब्लैंक फ्रॉम योर ट्रैवल डेट। सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नॉर्मली हम 3 से 6 महीने की डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मतलब एक आपके प्रोफाइल को अच्छा बनाता है। 3 महीने की भी आप लगा सकते हैं अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी है तो। ठीक है। और इसमें जो आपको मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सोलो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 3 to 4 lakhs भी अगर आप आपके अकाउंट में शो कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 6 से 7 लाख रुपए अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है जैसे लोगों को मल्टीपल एंट्री चाहिए होती है। तो जैसे सिंगापुर है, ठीक है, तो वो मल्टीपल एंट्री दे देते हैं, फीस एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, कई और कंट्रीज भी हैं कि अगर आप उनसे मल्टीपल एंट्रीज के लिए वीज़ा चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री मिल जाता है। लेकिन जापान में क्या है कि अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज चाहिए तो उस केस में आपको वहाँ का जापान का जो भी लोकल गारंटर हो वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और वैसे भी अगर आप जापान जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 से 8 दिन का अपना ट्रैवल प्लान बनाइए और सिंगल एंट्री में अपना जापान को अच्छे से एक्सप्लोर करके आइए। अगर आपको ज़्यादा कोई काम है तो मैं समझ सकता हूँ क्या कहते हैं कि भाई आप कर सकते हो, तो आपको उस केस में जो है लोकल गारंटर की ज़रूरत है। इसमें फिर उसके बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपकी आईटीआर। आईटीआर आपकी होनी चाहिए क्या कहते हैं मिनिमम 2 इयर्स की। 3 इयर्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 इयर्स की आईटीआर लगा सकते हैं, सफिशियंट है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका एनओसी। एनओसी मीन्स अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको उस कंपनी से, जहां भी आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां से एक एनओसी लेना होगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेट के लिए। ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अपनी फाइल में अटैच करने होंगे। ठीक है। लाइक अगर आपके पास में जैसे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो जीएसटी रिटर्न का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या फर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आप उसमें लगा सकते हैं अटैच करके। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी फाइल लगा रहे हो, ठीक है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वीजा से रिलेटेड, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो उससे पहले कोई भी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन, ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब क्रेडिट या डेबिट, कि जिससे आपके मतलब फाइल पे लेके काउंसलर को थोड़ा बहुत भी डाउट हो। अगर आपका बिजनेस है तो ऑब्वियस बात है कि मतलब आपके ट्रांजैक्शन चलेंगे प्लीज, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में ऐसा ना करें। ज्यादातर लोग जो है वो ऐसा कर देते हैं कि हम कोई बड़ी ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं तो हमें वीजा जो है आसानी से मिल जाएगा। देखिए, सामने जो बैठा है ना काउंसलर, वो एक्चुअली इसीलिए बैठा हुआ है, उनका काम ही यही है कि मतलब उन्हें पता लगाना होता है कि कौन बंदा जो है जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। कई बार आप जेन्युइन होते भी हैं लेकिन आपकी फाइल कुछ इस तरीके की बन जाती है कि काउंसलर उस पर डाउट करता है। तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जब भी आप फाइल सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी अकाउंट में जो है ना क्या कहते हैं कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन सेविंग्स में ना निकालें ना डालें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने वाली है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है आपका वो आता है आपका अगर आपके पास में कोई एसेट्स हैं, एसेट्स लाइक आपके पास में जैसे कोई मतलब आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, ठीक है, या कहीं और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी चीज है, अब इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको चाहिए आइटनरी। आइटनरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कंट्री को आप विजिट कर रहे हैं तो उसको विजिट करने के लिए आइटनरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको हमेशा केयरफुली बनाना चाहिए। ठीक है। तो जापान जो है इतना बड़ी कोई कंट्री है नहीं, इजीली आप क्या कहते हैं 7 से 8 दिन में इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइटनरी भी आप अपनी 7 से 8 दिन के हिसाब से ही बनाइए। ठीक है। और डे टू डे अपना उसमें पूरा कंप्लीट जो भी चीज़ें हैं आप पूरा उसमें मेंशन करिए कि कब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आप स्टे कर रहे हैं, किस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब ए टू जेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है। देखिए ऑब्वियस है कि अगर आप जापान जा रहे हैं, कोई भी बंदा अगर किसी कंट्री को विजिट करता है तो थोड़ा बहुत तो गूगल पे या नेट पे जाके उसके बारे में मतलब सर्च कर ही लेता है। ठीक है। तो आपको जो भी चीजें पता हैं वो आप उसमें मतलब आइटनरी में अपने डालिए कि भैया मैं फलाने दिन मैं वहाँ पहुंचूंगा, जापान पहुंचूंगा, फिर मैं वहाँ टोक्यो में इतने दिन रुकूंगा, फिर मैं वहाँ से नागासाकी जाऊंगा या मैं वहाँ से इस जगह जाऊंगा। तो वो डे टू डे आप अपना जो है आइटनरी वो प्लान कीजिए। ठीक है। आइटनरी को ऐसा मत बनाइएगा कि मतलब आपने 7 से 8 दिन का तो आपने वीजा लिया, ठीक है, और आप 4 दिन की आइटनरी एक ही जगह की बना रहे हैं। तो आइटनरी को हमेशा बहुत ही ध्यान से बनाना है। ठीक है। इसके बाद जो चीज है वो है आपका इमिग्रेशन। ठीक है। तो जब आपका वीजा आ जाता है उसके बाद में भी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा कैरी करके साथ में रखिए, लाइक पासपोर्ट, वीजा। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, तो ये सारी चीजें आप जो है अपने पास में ओरिजिनल ऑलवेज कैरी करिए। ठीक है। तो इससे क्या है ना, आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने में कभी भी किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक सफिशिएंट अमाउंट अपने पास में जरूर रखें। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट है और एक प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है। क्योंकि जो वहां पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं वो आपका अकाउंट जांचने नहीं बैठते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है। तो नॉर्मली आप किसी भी कंट्री को ट्रेवल कर रहे हैं तो 500,000 डॉलर जो है अपने पास में कैश हमेशा रखिए। आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने में कभी दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं होती है। आपके वो जो भी आपको पता है अपने बारे में, अगर कोई आपसे क्वेश्चन होते हैं तो आप जो भी चीजें हैं वो सच सच बताइए और बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो आगे भी दोस्तों हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।